ये कैसे खुलता है? ट्रूमैन ने डॉक्टर जॉर्ज से पूछा। इसके निचले हिस्से पर 2-3 बार जोर से हाथ मारो, उसके बाद दोबारा वही सफेद बटन दबा दो, ये खुल जाएगा, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा। और ट्रूमैन के इशारे पर मॉरिस ने वैसे ही किया और वाकई सेफ खुल गया। सेफ के 2 खाने थे जिनमें फाइलें भरी हुई थी। अलबत्ता एक कोने में एक माइक्रो टेप भी मौजूद था जिसे मॉरिस ने उठाकर ट्रूमैन को दे दिया। क्या यही है वो टेप जिसमें फॉर्मूला है? ट्रूमैन ने माइक्रो टेप को उलट पलट कर गौर से देखते हुए डॉक्टर जॉर्ज से पूछा। हाँ, यही है वो टेप जो मुझे भिजवाया गया था, डॉक्टर जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ यकीनन टेप रिकॉर्डर होगा, उसे तलाश करो। मैं उसमें ये टेप लगाकर उसे सुनना चाहता हूँ ताकि पूरी तसल्ली हो जाए कि ये वाकई असल टेप है। ट्रूमैन ने मॉरिस से मुखातिब होकर कहा। माइक्रो टेप रिकॉर्डर मेज की निचली दराज में मौजूद है, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा। और ट्रूमैन के एक साथी ने जल्दी से मेज की दराज खोली और उसमें से एक माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रख दिया। माइक्रो टेप रिकॉर्डर वाकई जदीद साख्त का था। ये कैसा टेप रिकॉर्डर है? बज़ाहिर तो टेप रिकॉर्डर ही लगता है, मगर ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये हमारी अपनी ईजाद है, इंतहाई हसास टाइप माइक्रो टेप रिकॉर्डर है। तुमसे ऑपरेट ना हो सकेगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे ऑपरेट करूं, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा। पहले कोई दूसरी टेप उठाकर इसमें लगाओ, फिर ये टेप लगाना। ऐसा ना हो कि ये डॉक्टर सब कुछ चौपट कर दे, ट्रूमैन ने कहा। और फिर वाकई दराज में से ही एक और माइक्रो टेप निकाली गई। ट्रूमैन ने डॉक्टर जॉर्ज से कहा कि वो इसे ऑपरेट करे और डॉक्टर जॉर्ज उठकर उस टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ा। उसने दराज से निकलने वाली टेप उसमें फिट की और फिर उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कमरे में डॉक्टर जॉर्ज की आवाज गूंजने लगी। वो किसी साइंसी फॉर्मूले पर लेक्चर दे रहा था। ओके, अब ये टेप लगाओ, ट्रूमैन ने मुतमईन लहजे में कहा। और डॉक्टर जॉर्ज ने टेप रिकॉर्डर ऑफ करके उसके अंदर मौजूद माइक्रो टेप निकालकर एक तरफ रखी और फिर ट्रूमैन के हाथ से सेफ से निकलने वाली टेप लेकर उसने रिकॉर्डर में फिट की और फिर उसे ऑपरेट करने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद कमरे में एक आवाज गूंज उठी। गो बोलने वाला अंग्रेजी में बात कर रहा था, लेकिन बहरहाल लहजा पाकिस्तानी ही था। फिर दूसरी आवाज सुनाई दी। उसके बाद जब सरदावर का नाम सुना गया तो ट्रूमैन मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया। ओके डॉक्टर जॉर्ज, तुमने दुरुस्त टेप दी है, अब इसे बंद करके टेप मुझे निकाल दो, ट्रूमैन ने कहा। और डॉक्टर जॉर्ज ने सर हिलाते हुए बटन ऑफ किए और चंद लम्हों बाद उसने टेप निकालकर ट्रूमैन के हाथ में दे दी। शुक्रिया डॉक्टर जॉर्ज, तुमने वाकई हमसे ताउन किया है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना तुम बिग बॉस को हमारी निशानदेही कर दोगे, ट्रूमैन ने टेप जेब में रखते हुए कहा। और दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था। मगर तुमने वादा किया था, डॉक्टर जॉर्ज ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहना शुरू किया। इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, ठक ठक की आवाजों के साथ ही मशीन पिस्टल से निकलने वाली कई गोलियां डॉक्टर जॉर्ज के सीने में घुस गईं और डॉक्टर जॉर्ज चीख मारकर मेज पर गिरा और फिर उसे टकराता हुआ नीचे कालीन पर जा गिरा। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकित हो गया। आओ अब निकल चले, ट्रूमैन ने मशीन पिस्टल जेब में डालते हुए कहा। बॉस, इस लेबोरेटरी को डायनामाइट से ना उड़ा दें, हमारे पास डायनामाइट मौजूद है, मॉरिस ने कहा। नहीं, इस तरह बहुत बड़ा धमाका होगा जिसकी गूंज पहाड़ी इलाके की वजह से दूर तक जा सकती है और हो सकता है यहाँ कोई सरकारी डिफेंस पोस्ट वगैरह हो। इस तरह हम फंस भी सकते हैं। हमारा मिशन टेप हासिल करना था, वो मिशन मुकम्मल हो गया और सबसे ज्यादा मेरे लिए मसरत की बात यह है कि यह मिशन मैंने खुद मुकम्मल किया है और इमरान से पहले, ट्रूमैन ने जवाब दिया। और फिर वह सब तेजी से दौड़ते हुए सुरंग के जरिए ऊपर बड़े कैबिन में पहुंच गए। कैबिन के बाहर उनका साथी और हेलीकॉप्टर मौजूद थे और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर उन्हें लिए फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से हॉस्टन शहर की तरफ बढ़ता चला गया। ट्रूमैन का चेहरा कामयाबी और मसरत भरे इत्मीनान से चमक रहा था। इमरान और उसके साथी गलागिर से पैदल ही टॉक्सन झील की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनकी रहनुमाई फ्रैंडो कर रहा था। चूंकि जीप गलागिर कस्बे से आगे न जा सकती थी, इसलिए इमरान ने फासला देखते हुए पहाड़ी खच्चरों का बंदोबस्त करना चाहा। लेकिन जब फ्रांडो ने उन्हें बताया कि वो ऐसा शॉर्टकट रास्ता जानता है जहां से वो पैदल जल्द ही झील तक पहुंच सकते हैं, तो इमरान ने पैदल चलने का फैसला किया। और अब वो सब अपनी पुश्त पर असला और दूसरे सामान से भरे हुए थैले उठाए पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते हुए
टॉक्सन झील की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। अरे वो हेलीकॉप्टर, अचानक टाइगर ने चौंक कर कहा, और वो सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे जिधर वाकई एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर प्रवास करता हुआ ह्यूस्टन शहर की तरफ जा रहा था। हेलीकॉप्टर चंद लम्हों बाद ही एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। हेलीकॉप्टर तो प्राइवेट लगता है, सरकारी नहीं है। कहीं लॉर्ड गैरेट साहब तो अपनी शिकारगाह से वापस नहीं जा रहे? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। प्राइवेट हेलीकॉप्टर? ओ, तो यहाँ ह्यूस्टन में प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी मिल सकते हैं, क्यों फ्रेंडो? इमरान ने चौंक कर फ्रेंडो की तरफ देखते हुए उससे पूछा। एक कंपनी है तो सही जो हेलीकॉप्टर किराए पर देती है, तफसीलात का तो मुझे इल्म नहीं है, फ्रेंडो ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो हमसे हिमाकत हुई है, हमें हेलीकॉप्टर हासिल करना चाहिए था, इस तरह हम आसानी से उस झील तक पहुंच सकते थे, जूलिया ने कहा, ताकि शिकारगाह में मौजूद शिकारियों को हमारी वहां मौजूदगी का पूरी तरह इल्म हो जाता। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वाकई ये खतरा तो हो सकता था, ठीक है, इस तरह उन्हें हमारी यहाँ आमद का पता न चल सकेगा। जूलिया ने फौरन ही अपने ख्याल में तरमीम कर ली और इमरान मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में शरारत थी, शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद फ्रेंडो की मौजूदगी की वजह से वो खामोश रहा था। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद वो टॉक्सन झील पहुंच गए। ये एक छोटी सी कुदरती झील थी, लेकिन उसका मंजर खासा दिलकश था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रास्ता जिस कदर दुश्वार गुजार था, जाहिर है इस कदर दुश्वार गुजार रास्ता इस झील को देखने के लिए तय करना सयाहों के लिए नामुमकिन था। यही वजह थी कि खूबसूरत मंजर होने के बावजूद यहाँ दूर दूर तक कोई सयाह नजर न आ रहा था। सयाह तो एक तरफ, उन्हें गलागीर से झील तक के रास्ते में कोई आदमी भी न मिला था। यहाँ से लॉर्ड गैरेट की शिकारगाह कितनी दूर है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। कुछ दूर है, मगर वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता, फ्रेंडो ने जवाब दिया। ओके, मैं इस झील में गोता लगाकर उसकी गहराई चेक करता हूँ, आप लोग यहीं ठहरे, इमरान ने कहा, और फिर उसने टाइगर की पुश्त पर लदे हुए थैले से एक जदीद अंदाज का गोताखोरी का लिबास निकाला और उसे पहनकर उसने झील में छलांग लगा दी। उसके साथी खामोश खड़े थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही न था कि इमरान की प्लानिंग क्या है। गोताखोरी के लिबास मंगवाने से तो उन्होंने यही समझा था कि इमरान इस झील के अंदर उतरना चाहता है, लेकिन क्यों? यही बात उनकी समझ में ना आ रही थी। थोड़ी देर बाद इमरान वापस पानी की सतह पर नमूदार हुआ और चंद लम्हों बाद वो बाहर आ गया। उसने लिबास उतारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे। क्या हुआ इमरान साहब? कैप्टन शकील ने उसके चेहरे पर मायूसी देखकर चौंकते हुए पूछा। मेरा ख्याल था कि इस झील से लेबोरेटरी के लिए पानी लेने का रास्ता इस कदर खुला जरूर होगा कि उस रास्ते से हम लेबोरेटरी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक पाइप है जरूर, लेकिन वो इस कदर छोटा है कि उससे सिर्फ पीने का पानी तो लेबोरेटरी तक जा सकता है, साइंसी अमल के लिए नहीं। और उसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये लेबोरेटरी सिर्फ महदूद पैमाने पर तैयार की गई है, सिर्फ रिसर्च की गर्ज से। इमरान ने लिबास उतारते हुए कहा। लेबोरेटरी? कौन सी लेबोरेटरी? पास खड़े फ्रेंडो ने चौंक कर कहा, लेकिन इमरान या किसी और साथी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। अब हमें बहरहाल इस शिकारगाह में दाखिल होना पड़ेगा, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। शिकारगाह में? ओ नहीं, वो लोग अजनबी को हलाक कर देते हैं, फ्रेंडो ने कदरे खौफजदा होते हुए कहा। तुम शिकारगाह में दाखिल ना होना, सिर्फ हमें वहां तक ले चलो और बस, इमरान ने कहा, और फ्रेंडो ने अज़बात में सर हिला दिया और एक बार फिर उनका सफर शुरू हो गया। आधे घंटे बाद वो वाकई एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां खारदार तारों से मजबूत बाड़ पहाड़ी में दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। एक पहाड़ी ढलवान पर एक बड़ा सा कैबिन और उससे कुछ हटकर 10-12 छोटे कैबिन बने हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फासला इस कदर था कि बड़ा कैबिन भी छोटा सा नजर आ रहा था और छोटे कैबिन तो बिल्कुल ही नुक्ते से नजर आ रहे थे। टाइगर, दूरबीन दिखाना, इमरान ने मुड़कर टाइगर से कहा और टाइगर ने थैले में से दूरबीन निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। तनवीर, फ्रेंडो साहब को अब मुकम्मल आराम करने का मौका दो, बेचारा हमें गाइड करते करते बहुत थक गया होगा, मगर ख्याल रखना थकावट में शोर बहुत बुरा लगता है। इमरान ने टाइगर से दूरबीन लेते हुए फ्रेंडो के करीब खड़े तनवीर से मुखातिब होकर ऐसे लहजे में कहा जैसे वाकई फ्रेंडो से बेहद हमदर्दी महसूस हो रही हो। मैं तो ठीक हूँ, थका नहीं हूँ, फ्रेंडो ने चौंक कर कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ तनवीर के सीने से जा लगा और उसके बाद कटाक की आवाज के साथ ही
उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसका बेजान जिस्म तनवीर के बाजुओं में झूल रहा था। क्या जरूरत थी इसे मारने की? यह हमारा दुश्मन तो नहीं था, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसे फ्रेंडो के इस तरह सर्द अंदाज में मारे जाने पर गुस्सा आ गया था। ये जुराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला आदमी था और हम इसे मजीद अपने साथ लटकाए रखते तो यह हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता था, इसलिए मजबूरी थी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मगर जूलिया के होंठ भींचे ही रहे। अरे लाशें, ओ 4 आदमियों की लाशें, यकलख्त इमरान ने चीखते हुए कहा और लाशों का सुनकर सारे बेख्तियार चौंक पड़े। लाशें? कैसी लाशें? सबने हैरान होकर पूछा। बड़े कैबिन के सामने 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं, उनके पास मशीन गनें भी पड़ी हुई हैं और कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कोई लंबी गड़बड़ हुई है यहाँ, इमरान ने दूरबीन आंखों से हटाकर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर बारी बारी सबने उन लाशों को दूरबीन से चेक किया। यहाँ क्या हुआ होगा? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वहां जाने पर ही पता चलेगा, आओ, इमरान ने कहा और फिर वो सब तेजी से उस खारदार तार की बाड़ की तरफ बढ़ने लगे। फ्रेंडो की लाश वहीं छोड़ दी गई, खारदार तार काट दी गई और वो सब तेजी से उस बड़े कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। वैसे उन्होंने असला हाथों में ले लिया था ताकि अचानक किसी तरफ से होने वाली कार्रवाई का जवाब दिया जा सके। लेकिन उस बड़े कैबिन तक पहुंचने के बावजूद ना ही कोई आदमी नजर आया और ना किसी ने उन्हें रोका। कैबिन के सामने 4 लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ हेलीकॉप्टर भी खड़ा रहा है। ये वही हेलीकॉप्टर होगा जिसे हमने झील की तरफ बढ़ते हुए देखा है, इमरान ने कहा। मगर ये कौन लोग हो सकते हैं? तनवीर ने हैरान होकर इधर उधर देखते हुए कहा। तनवीर, टाइगर, तुम दोनों इन छोटे कैबिनों की तरफ जाकर देखो कि उधर क्या पोजीशन है, फिर हम इस कैबिन में दाखिल होंगे। जल्दी करो, इमरान ने तनवीर और टाइगर से कहा और वो दोनों दौड़ते हुए छोटे कैबिनों की तरफ बढ़ गए। हम इस कैबिन के अंदर तो देखें, जूलिया ने कहा। दरवाजा बंद है, अंदर न जाने क्या मसला हो, इसलिए बाहर से पहले तसल्ली होनी जरूरी है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद तनवीर और टाइगर दोनों ही भागते हुए वापस आए। वहां भी 10-12 लाशें पड़ी हुई हैं, उन्हें गोलियां मारी गई हैं। एक बाढ़नुमा जगह में खौफनाक कुत्ते भी मरे पड़े हैं, उन्हें भी गोलियां मारी गई हैं। तनवीर ने करीब आकर कहा, किसने यहाँ इस तरह कत्ल आम किया होगा? कहीं ये काम बिग बॉस की किसी तंजीम का तो नहीं, उन्होंने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया हो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला और कैबिन में दाखिल हो गया। सामने ही कुर्सी पर एक मकामी आदमी की बंधी हुई लाश मौजूद थी जिसकी खोपड़ी गोलियों से उड़ा दी गई थी। अलबत्ता उसका चेहरा सालिम था और उस लाश के चेहरे पर नजर पड़ते ही इमरान चौंक पड़ा। ओ, अब समझा, ये सारी कार्रवाई ट्रूमैन की है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। ट्रूमैन? तो क्या उस हेलीकॉप्टर में ट्रूमैन था? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, पहले मुझे सिर्फ शक था, अब इस लाश का चेहरा देखकर यकीन हो गया है। ट्रूमैन ने कार्लाइल पर भी नथने काटकर पेशानी वाली रग पर जरबे लगाने वाला मखसूस तशद्दुद किया था और यहाँ भी उसने यही कार्रवाई दोहराई है। इसका मतलब है इस बार वो हमसे बाजी ले गया, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कैबिन के उगबी हिस्से में जाती हुई सुरंग के दहाने पर मौजूद थे। अगर वाकई ये कार्रवाई ट्रूमैन की है तो वो मेरे हाथों अब जिंदा न बच सकेगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। हाँ, उसने सीक्रेट सर्विस के न सिर्फ आड़े आने की कोशिश की है बल्कि सीक्रेट सर्विस का शिकार भी छीन लिया है। उसका ये जुर्म नाकाबिले माफी है। जूलिया के लहजे में भी गुस्सा था। इसका फैसला बाद में होगा कि अगर उसने वाकई वो टेप हासिल कर लिया है तो वो उसका क्या करता है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर वो सब तेजी से उस सुरंग में उतरते चले गए। चंद लम्हों बाद वो एक तबाहशुदा कमरे में पहुंच गए जहां एक भारी फौलादी दरवाजा टुकड़ों में तब्दील हुआ पड़ा था और उस दरवाजे ने ही वहां मौजूद सामान को तबाह किया था। दरवाजे के टुकड़े बता रहे थे कि उसे किसी ताकतवर बम से उड़ाया गया है। वहां भी एक आदमी की लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी जिसकी टेढ़ी गर्दन साफ बता रही थी कि उसे गर्दन तोड़कर हलाक किया गया था। उस कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर वो एक और छोटी सी राहदारी में पहुंचे जिसका इख्तिताम एक और दरवाजे पर हो रहा था। जब उस दरवाजे को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ गए तो हैरत से साकित हो गए। ये दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ कमरा था जहां 8 लाशें इकट्ठी पड़ी हुई थी जबकि एक बूढ़े की लाश मेज की साइड पर पड़ी थी। एक तरफ दीवार में खुला हुआ सेफ नजर आ रहा था जो 2 खानों पर मुश्तमिल था
और दोनों खाने फाइलों से भरे हुए थे। मेज पर एक कतई जदीद साख्त का माइक्रो टेप रिकॉर्डर भी पड़ा नजर आ रहा था। साथ ही एक माइक्रो टेप भी पड़ी हुई थी। आगे जाकर चेक करो, शायद कोई आदमी भी जिंदा मिल जाए, उसे तफसीलात हासिल हो सके, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सब अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जबकि इमरान ने आगे बढ़कर सेफ में मौजूद फाइलों को निकालकर बाहर रखना शुरू कर दिया। सारी फाइलें निकाल लेने के बावजूद उसे सेफ में वो माइक्रो टेप नजर न आया। फिर उसने मेज के दरवाजे खोलकर चेक करनी शुरू कर दी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अंदर 2 हॉल हैं, स्टोर है और रिहायशी कमरे हैं, लेकिन वहाँ कोई लाश या जिंदा आदमी मौजूद नहीं है। अलबत्ता वहाँ खून के धब्बे हैं। शायद इन साइंसदानों को पहले वहाँ गोलियां मारी गई, फिर उनकी लाशें उठाकर यहाँ लाई गई, कैप्टन शकील ने वापस आकर कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी नुमाया थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा हुआ जदीद साख्त का माइक्रो टेप रिकॉर्डर उठाया और उसे गौर से देखने लगा। ये वाकई बिल्कुल जदीद साख्त का था। उस बूढ़े के जिस्म के नीचे एक माइक्रो टेप मौजूद है, अचानक तनवीर ने कहा, और उसकी बात सुनकर इमरान समेत सब बुरी तरह चौंक पड़े। टेप वो कहाँ है? इमरान ने कहा। उसी लम्हे तनवीर ने, जो मेज की साइड पर पड़े मुर्दा बूढ़े पर झुका हुआ था, उसके जिस्म को हटाकर एक माइक्रो टेप उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने टेप उस टेप रिकॉर्डर में फिट की और फिर उसके मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। फिर एक बटन दबाते हुए वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने झुककर बटन के ऊपर लिखे हुए बारीक से अल्फाज को गौर से पढ़ा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर चमक सी उभर आई। उसने उस बटन को छोड़कर उससे आगे वाला बटन दबाया तो टेप रिकॉर्डर से आवाज निकलनी शुरू हो गई। आवाज से लग रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा है। वो किसी साइंसी मसले पर लेक्चर दे रहा था। इमरान काफी देर तक उसे सुनता रहा। फिर उसने बटन ऑफ करने के बाद उस टेप को बाहर निकाल लिया। ये कोई और टेप है, हमारा मतलूबा टेप नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया है कि असल टेप ट्रूमैन ले गया है। इस टेप और इस टेप रिकॉर्डर की मौजूदगी और फिर इस खुले सेफ का मतलब है कि इसमें टेप मौजूद थी। ये बूढ़ा ही यकीनन यहाँ का इंचार्ज होगा। ट्रूमैन ने पहले इसके साथियों को हलाक किया और फिर इससे ये टेप हासिल किया, लेकिन पूरी तसल्ली के लिए उसने पहले इस बूढ़े से ये टेप चलवाई होगी, फिर असल टेप सुनी होगी। जब उसकी तसल्ली हो गई होगी तो उसने बूढ़े को भी गोली मारी और निकल गया। इमरान ने कहा, इसका मतलब है अब हमें उससे टेप बरामद करनी होगी। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा।